भारतीय जनता पार्टी ने इनको सड़कों पर नहीं लाया है। ये जो पहले की सरकारें थी, आप देखिए उनके पास आज ट्वीट के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब उनके पास इक़्तिदार था, सिस्टम था, तब तब उन्हें रोजगार नहीं मिला और जो जमीनें गई वो अभी तक उसका कोई कीजिए। अब सुनवाई आप नहीं माइक है। हमारी तरफ, जी जी। वहां पर सड़कों पर लाया इनको कांग्रेस ने, और सड़कों से उठाकर रोजगार के मामले पर प्रतिबद्ध है भारतीय जनता पार्टी। आप देखते थे पत्थरबाजी होती थी, जुलूस होते थे, लोगों के घरों में तकलीफ पहुंचती थी। 70 साल आपने इन लोगों को झेला है, तो थोड़ी सी आपको सब्र करने की जरूरत है। मुझे बोलेंगे कि मोदी जी का नया नाम क्या होगा, तो मैं कहूंगा विकास। नमस्कार, स्वागत है आपका परफेक्ट टाइमलाइन में और मैं हूं अजय दीप सिंह। दर्शकों, हम आपके सामने पहले भी कई ऐसे लोगों को लेकर आए हैं, उनका इंटरव्यू किया है जो एक बड़ी पहचान रखते हैं समाज में और अलग अलग समाज के हिस्सों से आते हैं, जनता के साथ जो सीधा ताल्लुकात रखते हैं। ऐसे कई पर्सनालिटीज़ को हम लेकर आए हैं और आज जिनके पास हम बैठे हैं, जिनसे हमारी मुलाकात हो रही है, इनका नाम है इश्तियाक वानी जी। ये जम्मू कश्मीर की बात करें, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट माइनॉरिटी मोर्चा बीजेपी रह चुके हैं और एक्स स्पोक्स पर्सन बीजेपी जम्मू कश्मीर ये रह चुके हैं। सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा, इन्होंने अपना टाइम निकाला, परफेक्ट टाइमलाइन के साथ इन्होंने बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सबसे पहले तो सर मैं शुरुआत करना चाहूँगा, आप बीजेपी से हैं, जम्मू कश्मीर में जो मौजूदा इस समय के हालात हैं आपके सामने हैं, छुपे नहीं हैं। जम्मू की सड़कों पर आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो बीएसएफ सीआईएसएफ के स्टूडेंट हो और यहाँ पर जो बॉर्डर बटालियन के बच्चे आते हैं जेकेपी के, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये इस समय की ताज़ा हलचल जम्मू में है। हम बात करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर भी, लेकिन प्रदर्शनों के इस दौर को लेकर आप शुरुआत में क्या कहेंगे? देखिए, आपने कहा कि जम्मू कश्मीर की सड़कों पर ये जो नौजवान आज सड़कों पर हैं, इनको हमने सड़कों पर नहीं लाया है, भारतीय जनता पार्टी ने इनको सड़कों पर नहीं लाया है। ये जो पहले की सरकारें थी, और हमारी कोशिश जो है कि हम इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जब एक नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप ये बात मानकर चलिए कि नरेंद्र मोदी जी का नारा खाली नारा नहीं है। हम इन बच्चों को इन सड़कों पर रहने नहीं देंगे। ये बच्चे, इनके मुस्तकबिल के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और हम इनके मुस्तकबिल के लिए बड़े सीरियस हैं। सर, करनी और कथनी में बहुत फ़र्क होता है। आप बिल्कुल कह रहे हैं कि मोदी जी का ये नारा रहा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब साथ की बात आ रही है तो ये बच्चे अपने भविष्य को कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हैं। बहुत सारी, अगर हम बात करें अभी 2019 से पहले की पोस्टों को विड्रॉ करने की बात की गई, बहुत बच्चे बहुत कुछ सपने लेते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, बॉर्डर इलाके के लोगों को हम सशक्त बनाने की बात करते हैं। मोदी बात करते हैं कि बॉर्डर के इलाके जो है वो पहले ही टेंशन में रहते हैं, एक इस तरीके का माहौल है जम्मू कश्मीर में। लेकिन जब ये बच्चे सड़कों पे उतर रहे हैं, एलजी साहब इनकी सुनवाई नहीं कर रहे, बीजेपी ने बहुत वादे किए चुनावों से पहले, क्या कहेंगे, क्या सच्चाई है करनी और कथनी में? नहीं, आपने करनी और कथनी जो कही ना, तो कथनी होगी जो पहले की सरकारें थी, हम करनी में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जो आप इन बच्चों के बारे में बोल रहे हैं ना, देखिए मेरी बात सुनिए, यहाँ एक ऐसा सिस्टम बना था पहले कि जो जो नौजवान थे ना, जिनको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में डेली वेजर्स लगाया गया था, वो अपने स्वाद के लिए उनको इस्तेमाल करते थे। उसके बाद उनका काम कोई होता नहीं था। आपने कहा कि ये बॉर्डर एरियाज़ के बच्चे, किसी भी एरिया के बच्चे अगर होंगे, हमारी कोशिश है, हमारी जो सरकार की कोशिश है कि इन बच्चों के, मैंने पहले भी आपको कहा शुरू में ही कि इनके मुस्तकबिल के लिए हम बहुत सीरियस हैं। और आपने कहा कि एलजी इनके बारे में ध्यान नहीं देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक ऐसे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इनको बड़े संजीदा तरीके से यहाँ भेजा गया है और ये खुद भी बहुत संजीदा है। और जिस तरीके से ये यहाँ जब से आए हैं, आपने देखा होगा कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के बहुत सारे जो मामले थे उन पर भी नज़र रखनी पड़ती थी। सर, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। आपने बोला कि वो देख रहे हैं मामले, बहुत संजीदा तरीके से लेते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट आ सकता है इन बच्चों की इन परेशानियों को लेकर, तो अभी तक एलजी सरकार की तरफ से कोई क्यों नहीं आया? वो ट्वीट ही सिर्फ कर सकते हैं।
उनको आज ट्वीट के अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि जब उनके पास इक़्तिदार था तब उन्होंने कुछ किया नहीं है। तो अब अगर मोदी जी कुछ करने की तड़पन रख रहे हैं तो उनमें उनको बहुत परेशानी हो रही है। आप देखिए उनके पास आज ट्वीट के अलावा और कुछ भी नहीं है। जब उनके पास इक़्तिदार था, सिस्टम था, तब वो कर नहीं पाए, तो अब देश की जनता ने उनको रिजेक्ट किया है और मोदी जी को एक्सेप्ट किया है, और हमें भी उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। मैं उन बच्चों को आपके माध्यम से एक विश्वास दूंगा कि आप थोड़ा सा धीरज बनाए रखिए, थोड़ा सा आपने इतने बर्दाश्त किया है, थोड़ा सा आप और बर्दाश्त कीजिए। आपके बारे में प्रतिबद्ध है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो सेंटर में नरेंद्र मोदी जी जिस सिस्टम को चला रहे हैं, वो आपके लिए बहुत सीरियस हैं। और आप जो सड़कों पर लाया इनको कांग्रेस ने, और सड़कों से उठाकर रोजगार के मामले पर प्रतिबद्ध है भारतीय जनता पार्टी। और मैं आपके माध्यम से उनको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपको सड़कों पर देखकर खुश नहीं होंगे, लेकिन जिन लोगों को और कुछ भी नहीं है वो इन बच्चों को पहले भी दरबदर करना चाहते थे और आज भी चाहते हैं कि ये किस तरीके से रास्ते में रहें। हमारी कोशिश नहीं है। हम जवानों के लिए बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि जवान ही हमारे मुल्क की पहचान है। वो सड़कों पर रहेंगे और हम खुश रहेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के ना हमारे ऐसा कोई जीन्स में है, ना हमारी ऐसी कोई कोशिश है। इन चीज़ों को हमने कभी दूर भी नहीं कोई कोशिश होने दी। उसके बाद आपने एक सवाल डिलिमिटेशन का भी उठाया जी। डिलिमिटेशन के सवाल के बारे में आपकी राय क्या है? आप क्या पूछना चाहते हैं? सर, डिलिमिटेशन की बात करें तो सिर्फ ऑपोजिशन की तरफ से ही लोग जो है, लीडर्स जो है, उससे नाखुश नहीं है, बल्कि आम जनता भी बहुत नाखुश है। अगर आज ही की बात करूं तो जुगल किशोर जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ये उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि आम जनता भी जो है डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उससे खुश नहीं है। यहाँ पर जो 50% की बात की गई थी उससे नाखुश है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मर्ज किया गया है। क्यों? आखिर जो जनता है, हम आम जनता की बात करते हैं, अपोजिशन की बात अगर रहने भी दें, क्या कहेंगे आप इसमें? जुगल किशोर जी का बयान अभी मैंने ऐसा कोई सुना नहीं है कि जिन्होंने ये कहा कि आम जनता भी खुश नहीं है। देखिए, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है ना, ये एक एटोनॉमस बॉडी है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ जी। रंजना देसाई जी जो जस्टिस रही हैं सुप्रीम कोर्ट की, हम उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे ये बोल रहे हैं कि बंद कमरे में बैठकर, इनको अपनी आदत है, ये बंद कमरे में बैठकर ऐसे प्रोग्राम बनाते थे। ये एक ऐसी केंद्र में सरकार बीजेपी की है और डिलिमिटेशन का काफी समय से मेरी अर्ज सुनिए। डिलिमिटेशन जो है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने डिलिमिटेशन नहीं कराई है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। ये डिलिमिटेशन कमीशन जो है, ये एक एटोनॉमस बॉडी है। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिनको सरकार के साथ कोई लेना देना है। सरकार किसी की भी हो, भारतीय जनता पार्टी की हो या किसी की भी हो, इसमें उनका कोई रोल ना रहता है, ना रहेगा। वो खुद देखते हैं। देखिए, ये टेरिन को देखा जाता है, ये डेमोग्राफी को देखा जाता है, ये ज्योग्राफिकली जो चीज़ें फिट आती हैं, कौन सा एरिया किस साइड में। देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट में सीटें निकालनी है। अब किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से उठाकर एरिया को कहीं दूसरी जगह पर डाला नहीं गया है। ये उन्होंने कोई हमें पूछकर तो ये ऐसा कुछ किया नहीं है। अगर हमने ये बनाना होता तो बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये बंद कमरे में बैठकर ये चीज़ें जचती नहीं है। इन चीज़ों पर, इन जो ये इदारे होते हैं, इन पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये उचित नहीं होता है। ये अभी पब्लिक डोमेन में आया नहीं है। ये उन्होंने एक प्रस्ताव रखा है, ये उन्होंने कुछ एरियाज दिखाए हैं कि तो ये बीजेपी क्या कहती है कि इस पे सोच दोबारा से ले जा सकती है, कुछ बदलाव किया जा सकता है। लोग नाराज है, लोग तो बीजेपी से पूछेंगे लोग कैसे अभी नाराज होंगे? देखिए, मुझे बताइए आप, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई चीज डिसाइड करेगा तो इसमें इश्तियाक वानी का तो रोल रहा नहीं। वो तो उनकी एक अपनी वो संस्था है, उन्होंने किस हिसाब से और कौन सा उन्होंने इसमें पैरामीटर फिक्स किया है, उन्होंने उस हिसाब से ये सीटें फिक्स की होंगी। और जब ये पब्लिक डोमेन में आएंगी तो मुझे लगता है जिस हिसाब से उन्होंने बनाया होगा, तो उन्होंने काफ़ी सोच विचार करके इन चीज़ों को, काफ़ी चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं। ये कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस की डिलिमिटेशन नहीं है। उन्होंने बंद कमरे में की होगी 1995 में, ये 2026 तक उन्होंने पेंडिंग रखी थी। ये आज
जो आप देख रहे हैं कि डिलिमिटेशन हुआ है, ये इन्होंने काफ़ी पेंडिंग रखी थी, उनको अपनी आदत है। लेकिन सर इससे आप पल्ला तो नहीं झाड़ सकते, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। जब जनता के पास आप वोट मांगने जाएंगे, तो जब जनता इस तरीके के सवाल करेगी कि उनका हक में फैसला नहीं हुआ, डिलिमिटेशन की बात करें, काफी समय से जनता एक आस की नजरों से देख रही है, नहीं, तो किस हद से आप वोट मांगने जाएंगे और क्या कहेंगे? जनता के पास हम वोट मांगने जाएंगे अपने काम के आधार पर। डिलिमिटेशन का काम जो है वो एक अलग संस्था है, वो देख रही है। हम जब वोट मांगने जा रहे होंगे तो हम अपने काम को लेकर वहां वोट मांगने जा रहे होंगे। वहां डिलिमिटेशन कमीशन कोई भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जब अपनी संगठन की बात होती है तो वो हम बंद कमरे में बैठकर कोई जो हमारे प्रशिक्षण वर्ग होते हैं वहाँ करते हैं। ये जो है ये एक वो संस्था है, उस पर निशाना साधना मुझे नहीं लगता है अक्लमंदी और दानाई है। इन चीज़ों को थोड़ा सा उनको वेट करना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने देखा होगा, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से ही रिपोर्ट ली होगी। अब रंजना देसाई जी तो यहाँ की रहने वाली है नहीं, उनको कोई ज़ाती मफाद तो इसमें होगा नहीं। लेफ्टिनेंट गवर्नर सैना साहब का इसमें कोई ज़ाती मफाद है नहीं, वो कोई चुनाव यहाँ लड़ नहीं रहे हैं। तो उन्होंने अगर यहाँ से कोई प्रशासन ने उनको कोई रिपोर्ट दी है, यहीं से उन्होंने जो रिपोर्ट्स ली होंगी, डिप्टी कमिश्नर से ली होंगी, उनके जो एसीआर होंगे उनसे रिपोर्टें ली होंगी, तो उन्होंने जिस हिसाब से वो रिपोर्ट ली है तो उसी हिसाब से उन्होंने उसको तैयार किया होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी का कोई खासा रोल नहीं है, खासा नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 370 की, क्योंकि 370 एक बड़ा एजेंडा था बीजेपी के पास भी कि इसे हटाया जाएगा, जो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। अब वापस स्टेटहुड की बात करते हैं। बहुत सारी बातें हुई थी पहले, इस सब जब सरकार भी बनी, सब कुछ हालात अगर कश्मीर में घाटी में अब देखें, रोजगार कहाँ पर मिला, घाटी के हालात, हमेशा एनकाउंटर चल रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है। बेशक अमित शाह जी भी कश्मीर का दौरा किया और मंत्री भी आए हैं कश्मीर में, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। किस तरह से आप देखते हैं कि घाटी में अभी भी कोई हालात उस तरीके से सुधरे नहीं है? सिर्फ ये कह देना कि पत्थरबाजी नहीं हो रही है, क्या कहें? मेरी बात सुनिए, ये कुछ शरारती जो अंसर होते हैं ना, हालात को पूरे पकड़ में है जी। अमित शाह जी देश के होम मिनिस्टर हैं, हालात को पूरा काबू में लिया है। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है और पूरी जनता को भी मालूम है कि जिस तरीके से पहले यहाँ हालात थे, सुबह उठकर आप देखते थे पत्थरबाजी होती थी, जुलूस होते थे, लोगों के घरों में तकलीफ पहुँचती थी। आज वो चीज़ें नहीं हैं, वो चीज़ें बंद हो गई हैं। लेकिन कुछ शरारती लोग जो चाहते हैं कि समाज में ये चीज़ें बनी रहें और हमारी दुकानदारी चली रहे, वो दुकानदारी हम होने नहीं देंगे। रोजगार देने की बात हुई है, तो कहाँ रोजगार मिल रहा है जम्मू कश्मीर के युवाओं को? वो तो सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विड्रॉल हमारी जो पोस्ट है वो कर दी गई है। मेरी यार सुनिए, मैंने आपको पहले कहा कि जब आपने इतना सब्र किया है, 70 साल आपने इन लोगों को झेला है, तो थोड़ी सी आपको सब्र करने की जरूरत है। आप मोदी जी पर पूरा देश विश्वास कर रहा है, तो आपको भी विश्वास करना चाहिए। अब उन नौजवानों को अगर वो किसी गलत तरीके से उनको गलत कन्विंस कर रहे होंगे तो वो गलत है। नौजवानों के लिए पूरे देश में हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से नौजवानों के बारे में फिक्रमंद रहते हैं, तो मैं आपके माध्यम से अभी भी जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो खुद अध्ययन कीजिए कि जो जम्मू कश्मीर के हालात थे आज क्या वैसे हैं। क्या जम्मू कश्मीर में जो परेशानियां होती थी, क्या अमित शाह जी जब से होम मिनिस्टर बने हैं, क्या आपने कोई चेंज नहीं देखी जम्मू कश्मीर में? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, क्या आप ही बताइए कि जो हालात जम्मू कश्मीर में होते थे, सुबह रोज उठकर हम पेपर पकड़ते थे या आपके माध्यम से हम सुनते थे, आज फलानी जगह पर यह पत्थरबाजी हुई, ऐसा हुआ। जब इनका टाइम होता था, मैं अक्सर इंटरव्यूज में यही बोलता रहता हूं कि इनका जो टाइम होता था, ये दूसरे तरीके से राजनीति करना चाहते थे, लोगों के बच्चों को इस्तेमाल करके राजनीति करना चाहते थे। हम आवाम में काम करने, देखिए आपने बोला रोजगार नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है, देखिए उसके बाद यहाँ क्या क्या नहीं हुआ। यहाँ आप एम्स बन रहा है, कश्मीर में भी बन रहा है, जम्मू में बन रहा है, IIT बन रही है, ये रोडें बन रही हैं हमारे एरिया में, जिस एरिया से मैं पर्टिकुलरली बिलोंग करता हूँ। सर आप ही की अभी एरिया की हम बात करते हैं। मैं जा रहा हूँ, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। वहाँ सड़कों का एक जाल बिछाया गया है और उनको कंप्लीट भी किया जा रहा है। वहाँ इतने टनल्स बन रहे हैं, वहाँ रोज इतने हादसे होते थे, जो रोड्स पे जो कभी गाड़ियाँ गिरती थी,
लोगों की जानें चली जाती थी, उन चीज़ों को वहाँ दूर किया जा रहा है। टनल्स बन रहे हैं, सफ़र कम किया जा रहा है। यहाँ से 8-8, 9-9 घंटे हमें डोडा जाने में लगते थे, आज 3-4 घंटे में आदमी डोडा जाता है। इतने टनल्स बन रहे हैं, ये डेवलपमेंट ही है। आप मेरी अर्ज़ सुनिए, नितिन गडकरी जी, देहरादून से लोग फ्लाइट में दिल्ली जाते थे, आज रोड से जाना पड़ता है। वो क्यों? वो तब संभव हुआ, 5 किलोमीटर इनके टाइम पर रोड बनती थी, आज 50 किलोमीटर दिन को रोड बनती है। आप मुझे बताइए, आप खुद देख रहे हैं जो डेवलपमेंट हो रही है, क्या ऐसे काम आपने कभी पहले जीवन में कभी देखा है? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इस तरीके की डेवलपमेंट हो रही है, बड़े बड़े टनल्स, रोड्स बन रहे हैं, कनेक्टिविटी को काफ़ी इजी किया जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन जब हम अंदर की हकीकत सच्चाई देखें तो आप देखिए कि जम्मू में भी स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, लेकिन अभी भी जम्मू की नालियां गंदगी से भरी हुई हैं, उनमें कोई साफ सफाई नहीं है, कोई देखिए, sanitation नहीं है। आने क्या कहेंगे वार्ड नंबर 5 की? अभी मैं आपको हालात मैं बताता हूं, पर्टिकुलरली, कल आप नहीं किसी है। पर्टिकुलरली एक वार्ड की बात करेंगे, मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। आपके माध्यम से मैं ये विश्वास दूंगा कि जम्मू कश्मीर में आने वाली जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। जो ये छोटे छोटे काम रह गए हैं, कांग्रेस का कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद को उन्होंने पहले ही जम्मू का मुख्यमंत्री, वो एक आप जो बात कर रहे हैं वो पहले ही हो चुका है। क्या नया है बीजेपी के लिए? नहीं, किन्होंने? कांग्रेस का ये कहना वो है वो कि कांग्रेस गुलाम नबी का, वो आज़ाद को आप, जब उन्होंने मुख्यमंत्री वो बनाया जब था। कांग्रेस का कोई प्रवक्ता होगा आप वो उनसे सवाल कीजिए। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, मैं आपको विश्वास देता हूं कि हमारा जो नारा है लोगों के भरोसे से, क्योंकि लोगों ने जो हमें विश्वास दिया है हम उसके विश्वास को तोड़ेंगे नहीं। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, जम्मू से होगा, और ये मैं आपको विश्वास दूंगा। कौन होगा, क्या होगा, कि उसका नाम क्या होगा, कोई भी हो सकता है। मैंने परसों भी आप यहाँ कुछ पत्रकारों से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। जिसके पास प्रतिभा हो वो बन सकता है, जिसके पास नहीं हो उसको हम जोर दे देकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बनाते हैं। अगर कोई और प्रश्न होगा आपका, आप पूछ सकते जी, हैं। आपसे ये प्रश्न है, आपने किश्तवाड़ की बात की, आप वहाँ से आते भी हैं। डोडा से। डोडा, अगर हम किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ में किस तरीके के हालात हैं? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले प्रदर्शन भी हुआ था, जो वहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, उनमें जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि आसपास के युवाओं को रोजगार मैं मिल सके। बताऊंगा आपको वहाँ पे कि- उन्हें रोजगार कि- नहीं मिला, और कि- जो जमीनें गई वो अभी तक उसका कोई कीजिए अब सुनवाई आप नहीं माइक है। हमारी तरह। जी जी। वहां पर बहुत लंबे समय तक कुछ बाकी नेताओं ने वहां रूल किया, बहुत देर तक वो इक्तदार में रहे। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जी। कि किश्तवाड़ के जैसे शहर में एयरपोर्ट, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वहाँ छोटा सा समय मिला, वहाँ के विधायक और मंत्री भी रहे माननीय सुनील शर्मा जी, हमारे डोडा से विधायक रहे शक्तिराज परिहार जी। उन्होंने उस छोटे से समय में, मैं अक्सर इंटरव्यूज में बोलता हूँ, उस दरियाई चिनाब पर एक ब्रिज नहीं बनता था, एक ब्रिज, लोगों को सैकड़ों किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। उस दरियाई चिनाब पर कम से कम 5 ब्रिजेस तैयार हुए छोटे से समय में। छोटा सा टाइम मिला हमें इक़्तिदार में, यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट थी, भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार थी नहीं, हम कोलिशन पार्टनर थे। और उसी टाइम पे और आज की डेट में आप देखिए किश्तवाड़ में इतने प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं, वो जो एयरपोर्ट बन रहे हैं, वो जो पुलडोडा से किश्तवाड़ तक जो सड़क, कभी हम उसके जो लैंडस्लाइड आती थी वहाँ घंटों बार रोडें बंद रहती थी, आज वो जाकर आपको मैं ले जाऊंगा, आपका जब समय होगा साथ चलेंगे, हम आपको ये प्रत्यक्ष दृश्य और ये चित्र आपके सामने आपको दिखाएंगे कि जिन चीज़ों को ये 50 साल नहीं कर पाए वो 6 महीने में आप देखिए किस तरह से वहाँ पर। किश्तवाड़ के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं वहाँ पे मिल पा रहा है? क्यों नहीं इन प्रोजेक्ट्स में, या बड़े बड़े जो भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो प्रायोरिटी तो पहले यही होनी चाहिए ना कि युवाओं को नौकरी मिले। मैं बताऊंगा आपको, जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, कम से कम 5000 बच्चे वहां उन प्रोजेक्टों में इस समय आज की डेट में, ऑथेंटिक बोल रहा हूं मैं आपके माध्यम से, कैमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा है, कम से कम 5000 बच्चे वहां उन प्रोजेक्टों में एडजस्ट किए गए हैं। बाकी रफ्ता रफ्ता जो वक्त गुजरने के साथ साथ ये आगे सिलसिला बढ़ता रहेगा। सब बेरोजगार बच्चों की बेरोजगारी को दूर करेगा तो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। देश के युवा को अगर भरोसा करना है तो
नरेंद्र मोदी ही विकास का एक नया नाम है। अगर मुझे बोलेंगे कि मोदी जी का नया नाम क्या होगा, तो मैं कहूंगा विकास। नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में उनकी प्रशंसा की जा रही है, पूरी दुनिया में उस नाम को माना जा रहा है, पूरी दुनिया उनका नाम जो है बड़ी शान और इज्जत से लेते हैं। विकास के नाम पर भारत को बहुत पीछे धकेला गया था, आज विकास के नाम पर भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, बहुत तेजी से आगे जा रहा है। मैं आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाला समय जो होगा, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए बहुत खूबसूरत और सुंदर होगा। और अगर कुछ आपके पास और जी। भी प्रश्न होगा पूछने जी, के जी। लिए, जवाबदेही के लिए कार्यकर्ता भाजपा का यहाँ मौजूद है। जी सर, अब हम बात करें अगर थोड़ा सा कोविड के बारे में भी, तो कोविड की वजह से कई लोगों की नौकरियां चले गई। जम्मू में प्राइवेटाइजेशन वैसे भी उतनी नहीं है, तो किसी भी स्टेट की अगर हम बैकबोन कहें तो वो इंडस्ट्रियल उसका एक सेक्टर होता है। जम्मू में इंडस्ट्रीज़ बिल्कुल कम है, और जो यहाँ पर इंडस्ट्रीज से जो लोग आते हैं, अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी बात करें इस तरीके से, तो काफ़ी नाखुश जो है वो दिखाई देते हैं हमेशा। इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन को ग्रोथ कैसे दी जाए, क्योंकि मोदी सरकार ने ये भी कहा है कि आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है, सिर्फ सरकारी नौकरियों पर ही ना निर्भर रहे, ऐसी बात भी आई है। तो इंडस्ट्रीज को लेकर, प्राइवेट सेक्टर को लेकर क्या कुछ कहेंगे? अभी आपने कहा कि दफा 370 टूटने के बाद क्या हुआ। दफा 370 टूटने के बाद लोगों में एक नई उमंग, नई आशा बनी है। देखिए, मैंने परसों भी कहा और आज आपके माध्यम से फिर कहूंगा कि एक बड़ी पीड़ा होती थी हमें कि मैं इश्तियाक अहमद वानी जाकर दिल्ली में भी ज़मीन ले सकता हूं, मुंबई में भी ज़मीन ले सकता हूं। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, एक विधान, एक संविधान, एक निशान, एक प्रधान। इस देश में दो दो झंडे नहीं चलेंगे, यहाँ एक झंडा चलेगा। आपने तिरंगे को सल्यूट मारना है, यही हमारा शान है, यही हमारी पहचान है। आपने इसी झंडे के नीचे रहना है। लेकिन कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। आपने कहा प्राइवेटाइजेशन, जम्मू कश्मीर में विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं तैयार की गई हैं। उनको अब सिर्फ ज़मीन पर आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ की बेरोजगारी को दूर किया जाएगा। आप भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखिए, आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर विश्वास रखिए। अगर देश में कोई आगे बढ़ा सकते हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी ही है, और कोई नहीं। इन्होंने क्या किया? 70 साल तो पहले चुनावों में तो 370 हटाने की बात थी, डिलिमिटेशन की बात थी, ये कुछ एजेंडाज थे बीजेपी के। अब आप चुनाव जब मांगने जाएंगे, चुनाव जब होंगे, तो चुनावों में जब वोट मांगने जाएंगे, तो क्या अब आपकी अगली रणनीति रहेगी? किस तरीके के एजेंडेज हैं? क्या आप लोगों के लिए वो तो लोगों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी किस एजेंडे पर वोट मांगेगी। वो तो उनको नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमने काम किए, वो हमें काम के आधार पर वोट देंगे। ये कोई रिलीजियस ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके तो वोट लेना नहीं है जो इन्होंने किया। हम तो काम के बिना पर लोगों के पास। किसानों के प्रदर्शन से कहीं ना कहीं बीजेपी की इमेज को धक्का नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, नहीं, आप देखिए किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की मान सम्मान इज्जत के लिए उनके काफियों ने जान भी गंवाई और बहुत सारी दिक्कतों वो कुछ सियासतदानों ने गलत सियासत खेल के ऐसा किया। और आज देखिए कि जो ये बोलते थे कि उत्तर प्रदेश में जो नरेंद्र मोदी जी को वहां रिजेक्ट किया जाएगा, कल ही 58 सीटों के चुनाव हुए, आपने कल भी देखा। और आने वाले समय के लिए मैं आपको 100% यहाँ बैठकर विश्वास देता हूँ कि 300 के पार ये बाइट आप मौजूद रखेंगे। जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो योगी जी और नरेंद्र मोदी जी को वहां की आवाम पसंद कर रही है, क्योंकि विकास हुआ है। वहां लोगों ने देखा, वहां बच्चियां बाहर चल नहीं पाती थी, आज बड़ी शान से चलती हैं। तो इन चीजों के लिए वोट देना होता है। और कौन सा काम होता है वोट लेने और देने के लिए? वोट आप देते हैं डेवलपमेंट के लिए, खुशहाली के लिए। और कौन सा एजेंडा होता है वोट लेने और देने का? यही एक काम होता है। इनके पास और कुछ नहीं होता था। ये बिना मकसद के नारे देते थे, नारों से आज कोई वोट नहीं देता है। आज काम देखते हैं, आप काम करोगे तो आपको वोट मिलेंगे। आप काम नहीं, उन्होंने काम नहीं किया, उनको लोगों ने रिजेक्ट किया है। मैंने रिजेक्ट नहीं किया, अवाम ने रिजेक्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी को अगर 303 सीटें पार्लियामेंट में आई है तो वो यहाँ के लोगों ने ही कमल के फूल के बटन को दबाया है। यहाँ कोई बाहर से आकर बटन दबाने वाला था नहीं, यहीं की आवाम ने हमें पसंद किया है।
मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे तो रुखसती चाहूँगा, लेकिन अगर कुछ प्रश्न आपके पास और होंगे। एक सवाल मेरा यह है सर कि पीडीपी के साथ गठबंधन हुआ था जब बीजेपी आई थी बन के, तो अब किस तरीके से आप देखते हैं पीडीपी के साथ अपना साथ या दूसरी पार्टियों के साथ? मैं आपको बोल रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की अपनी 50 के पार सीटें होंगी। उस समय हमने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब को मैंडेट मिला था कश्मीर से और भारतीय जनता पार्टी को जम्मू से मिला था, तो हमने सरकार चलाई। और जब सरकार चली और जब ये लगा हमें कि ये देश हित के लिए फैसला ठीक नहीं जा रहा है, तो फिर एक सरकार क्या, तो नरेंद्र मोदी जी फिर देश हित के लिए ज़्यादा देखते हैं, सरकार के लिए वो उतने ख्याल में नहीं रहते हैं। उनको पहले देश, उसके बाद सरकार। आखिरी क्या मैसेज है स्पेशली जम्मू के युवाओं को, क्योंकि जम्मू के युवा इस समय सबसे ज़्यादा परेशान है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से आते हों। मेडिकल के स्टूडेंट्स भी अपनी अपनी जॉब्स के लिए परेशान हैं, बॉर्डर बटालियन से बच्चे आते हैं, और सीआईएसएफ और मेडिकल कॉलेज की भी बात करें, जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, मतलब कई बच्चे जो हैं कई कई फील्ड से आते हैं, नौकरियों के लिए बहुत तड़प रहे हैं, उनके कई ऑर्डर्स जो है कोर्ट में अभी भी लटके हुए हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? ये आखिरी सवाल है, मैसेज भी आप दीजिए। आपने कहा मैसेज दीजिए, जवानों, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी पर पूरा देश विश्वास कर रहा है। मैं जम्मू कश्मीर के नौजवानों से भी पुरखुलूस गुजारिश करता हूं कि आप मोदी जी पर विश्वास रखिए। मोदी जी सिर्फ अब जबान से काम नहीं करते हैं, वो कामों को अमली जामा पहनाते हैं। मोदी जी के प्रति आप जो हमदर्दी दिल में रखे हुए हैं उसको बनाए रखिए। इस देश को बड़ी मुद्दा, एक शेर कहूंगा मैं नरेंद्र मोदी जी के लिए आपके माध्यम से, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इसी शेर के साथ मैं आपसे रुखसती चाहूंगा। बड़ी मुद्दत के बाद ऐसे नेता मिलते हैं जिन्होंने एक इंटरव्यू में खुद कहा था, यह आपके लिए मैं खास चीज कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी की वो बात मैं हमेशा लेकर नरेंद्र मोदी जी की एक खास बात है, और वो मैं ही नहीं पूरा देश पसंद करता है। कुछ लोग बनने के सपने देखते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमने बनने के सपने नहीं, करने के सपने देखे हैं, और हम भी उनके कार्यकर्ता होने की हैसियत से आपको ये विश्वास देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का एक एक सैनिक जो है वो करने के ही सपने देखता है, बनने के सपने नहीं देखते जी। तो ये थी कुछ ख़ास मुलाकात इश्तिफाक वानी जी के साथ, जिन्होंने मोदी सरकार से जुड़ी तमाम बातों को सामने रखा, और जो इस समय मौजूदा हालात हैं जम्मू कश्मीर में, उसे लेकर भी, उन हालातों को लेकर भी अपनी परिस्थिति को सामने रखा, और युवाओं से ख़ास तौर पर ये कहा है कि उन्हें सब्र रखने की ज़रूरत है। काफ़ी समय से जो प्रताड़ना है वो जम्मू के लोगों को सहनी पड़ी है पूर्व सरकारों से, लेकिन जम्मू को या कश्मीर को, जम्मू कश्मीर दोनों को बीजेपी पे खास भरोसा होना चाहिए, और यहाँ के युवाओं को भी उन पर भरोसा होना चाहिए, तभी देश आगे तरक्की करेगा। और ये भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ सरकार की लालसा नहीं है, देश किस दिशा में आगे जा रहा है उसे लेकर वो पूरी मेहनत और काम में लगे हुए हैं। तो ये थी हमारी एक ख़ास मुलाकात इश्तिफाक वानी जी से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। तमाम राज्य की बड़ी खबरों के लिए आप परफेक्ट टाइमलाइन के साथ फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे कैमरा पर्सन सुनील शर्मा के साथ। नमस्कार।